दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि परीक्षाओं के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। दोस्तों जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने से पहले आइए जहांगीर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों जहांगीर का जो शासनकाल रहा 1605 से 1627 ईस्वी रहा। अकबर का उत्तराधिकारी था ये, और अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था और अकबर ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। और जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जो है जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ था और खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिला दी थी और खुसरो गुरु गोविंद सिंह से गुरु अर्जुन देव से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी और 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी और इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ था और जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई और सबसे पहले जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्मादुद्दौला की उपाधि दी थी। और आप जान लीजिए कि जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। और नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां, जो झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। और 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। दोस्तों मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी और जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास मनोहर और गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत थे। इसके अलावा जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला बनवाई थी। दोस्तों जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। जहांगीर के समय को आप जानते हैं चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि एतमादुद्दौला का मकबरा जो 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था, सबसे पहले इसी इमारत में पितृदुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। और देखिए जहांगीर का मकबरा, इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस,
जो कि पहला अंग्रेज था। उसके बाद सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। आइए अब जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था, आपको बताना है। तो ये जहांगीर का दरबारी था और आप जानते हैं कि जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके काल में प्रकृति चित्रण मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता बन गई थी। उस्ताद मंसूर को प्रकृति चित्रण में महारत हासिल था और पुष्पों, पशुओं और पक्षियों की चित्रकारी में मंसूर श्रेष्ठ था। उसके चित्रों में लाल फूलों की बहार का चित्र सर्वोत्तम माना जाता है। और दोस्तों, मंसूर जो है जहांगीर का दरबारी या जहांगीर का जो है दरबार में रहने वाला चित्रकार था। जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव डाली थी? तो जहांगीर ने। और 1620 में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? तो ये था राजा विक्रमाजीत के नेतृत्व में जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। और देखिए, किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने के लिए दोस्तों जहांगीर को प्रभावित किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए कि अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के देखिए किसने प्रभावित किया था? तो अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार ने सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए जो है फरमान जारी करने के लिए दोस्तों जहांगीर को प्रभावित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जान सकते हैं कि सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो जो है एक ब्रिटिश यात्री था और ये 3 वर्ष तक रहा था। सर टॉमस रो 1615 से 1619 तक ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा था। 1616 में वो अजमेर में जहांगीर से मिला और इसके दरबार में उपस्थित हुआ। 1619 तक वो दरबार में रहा था। और एक प्रश्न और है कि सर टॉमस रो ने दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। अगला प्रश्न है, नादिर उल असर की उपाधि किसको दी गई थी? तो जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी। इसके अलावा जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी क्या थे? तो सही उत्तर है जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी का आशय स्थल और नदी मार्ग की चुंगी से था। किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? तो ये थी शाह बेगम यानी मानबाई। मानबाई या शाह बेगम ने दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानबाई या शाह बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या की थी। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों में किसने अपने सिंहासनारोहण के बाद 12 प्रसिद्ध अध्यादेश जारी किए थे? तो ये था जहांगीर। और जहांगीर 3 नवंबर 1605 को आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था और गद्दी पर बैठते ही इसने 12 अध्यादेश जारी किए जो पूरे साम्राज्य में लागू हुए। इसी के तहत जहांगीर ने मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगा दिया और तमगा और मीर बहरी जैसे करों को समाप्त किया। विशेष दिन जैसे रविवार और बृहस्पतिवार को पशुवध पर रोक लगा दिया। ये क्रमशः अकबर के जन्मदिन और जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन था और इसने मदद ए माश यानी अनुदान भूमि की पुष्टि की थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों खुर्रम को शाहजहां जहांगीर के पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में जो है शाहजादे खुर्रम को दोस्तों
अपना संरक्षण दिया था। और आप देख लीजिए कि जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्यों में एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग जो कि नूरजहां का पिता था, असमत बेगम नूरजहां की माँ, आसफ खान नूरजहां का भाई और शाहजादा खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से बादशाह बना था। तो नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में खुर्रम को संरक्षण दिया था। एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था किसके समय काल में? तो जहांगीर के समय काल में इसका निर्माण जो है नूरजहां द्वारा किया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर के समय काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो ये जहांगीर था और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस सिख गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण दिया था? तो सिखों के पांचवें गुरु, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को संरक्षण दिया था। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव को। और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? तो ये थे चंदू शाह। चंदू शाह के कहने पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? जहांगीर के। और वो कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान शाह अब्बास का प्रथम छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो इसका नाम था विशन दास। अगला प्रश्न है, मंसूर और माधव किसके दरबार में मुख्य चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के। और जहांगीर के दरबार में कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो ये था उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने। और जहांगीर के शासनकाल में कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया? याद रखिएगा दोस्तों, ओडिशा का गठन किया गया था जहांगीर के शासनकाल में एक नए प्रांत के रूप में। अगला प्रश्न है, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो ये महावत खान ने। आप जान लीजिए दोस्तों कि 1626 में महावत खान ने विद्रोह किया और उसने बादशाह जहांगीर को व्यक्तिगत रूप से बंदी बनाकर नूरजहां के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया। महावत खां सिंहासन के प्रति वफादार था और एक योग्य सेनापति था, लेकिन वह उन व्यक्तियों में से था जो जहांगीर पर नूरजहां के बढ़ते हुए प्रभाव से खुश नहीं था। और नूरजहां इस बात को जानती थी। इस कारण जिस महावत खां ने अपनी योग्यता से नूरजहां से पहले के समय में निरंतर पदोन्नति पाई थी, नूरजहां के समय में कोई पद वृद्धि न पा सका, बल्कि उसे अफगानिस्तान की सीमाओं पर नियुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो असमत बेगम को। और ये नूरजहां की माँ थी। अल्तमगा भूदान किसने प्रारंभ किया था? तो जहांगीर ने। और वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित है? तो नूरजहां का नाम। दोस्तों नूरजहां का नाम, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए और विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी और उसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुझके जहांगीरी किसने लिखी थी? तो जहांगीर ने तुझके जहांगीरी की रचना की। वो एक उच्च कोटि का विद्वान और लेखक था। उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी की रचना की। इसमें जहांगीर ने अपने शासनकाल के 17 वर्ष तक की घटनाओं को स्वयं लिखा है। अस्वस्थता के कारण लेखन मौतबिंद खां ने किया था और 17वें वर्ष से 19वें वर्ष तक का जो है अंतिम वर्ष का लेखन मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां खुसरो को कहाँ पर दफनाया गया है? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। और मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था जहांगीर। नूरजहां किसकी पुत्री थी? तो मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। दोस्तों देखिए, इसका नाम एतमादुद्दौला या मिर्जा गयास बेग था और इसी की पुत्री नूरजहां थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो आप जानते हैं नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? तो ये जहांगीर के समय में पराजित किया गया था।
और अगला प्रश्न है, वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर या न्याय की जंजीर लगा रखी थी? तो जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता स्वीकार की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। और टॉमस रो या थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार भेजा गया था? तो ये जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। सर टॉमस रो ने मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। और सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा था? तो ये 3 वर्षों तक रहा था। और दोस्तों 1616 से 1619 तक सर टॉमस रो मुगल दरबार में रहा था। किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महावत खां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा? तो जहांगीर को। और मनसबदारी व्यवस्था में किसने 2 अस्पा सिंह अस्पा पद सृजित किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय से लागू की गई थी, उसमें किसने सिंह अस्पा और 2 अस्पा का पद सृजित किया था? तो सही उत्तर है आपका जहांगीर ने। जहांगीर के बाद दोस्तों शाहजहां का शासनकाल आता है। शाहजहां से संबंधित प्रश्नों पर आने से पहले थोड़ा सा शाहजहां के बारे में जान लेते हैं। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी है और जहांगीर के बाद ये गद्दी पर बैठा था। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म हुआ था। और 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी। और 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के कारण अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि प्राप्त करके सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद और महावत खां को खान खाना की उपाधि दी थी और इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां पर 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था और उस्ताद ईशा खां ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। और आप जान लीजिए कि मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बे बादल खां था और बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का समयकाल था, स्वर्णकाल था, उसी तरह दोस्तों शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने प्रमुख इमारतें जो बनवाई हैं उसमें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला और शीश महल प्रसिद्ध हैं। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। और आप जान लीजिए दोस्तों कि शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि भी रहते थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी और संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, इसको महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। सर्रे अकबर या सिर्रे अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। और दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। दोस्तों देखिए सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। उस समय शूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी।
और इसी तरह सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई थी। और उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 में हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को उसकी हत्या कर दी थी। दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी जिले में बिताया था और इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। और आप जान लीजिए कि 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष यानी 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। अब आइए शाहजहां से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। मुगल वंश की किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा खां संबंधित हैं? तो उस्ताद ईसा जो है इसने आगरा के ताजमहल का दोस्तों इसने डिजाइन और इसका स्थापत्य कलाकार या इसकी डिजाइन उस्ताद ईसा ने बनाई थी, जिसका निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो गुरु हरगोबिंद के विरुद्ध दोस्तों शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त किया था? तो शाहजहां ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? तो शाहजहां ने अपने शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया था। और मनसबदारों के लिए माहवार वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये शाहजहां के। और आप देख लीजिए कि वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय किसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? तो ये था शाहजहां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अकाल के समय किसी प्रकार की सुविधा या सभी प्रकार की सुविधाएं जो थी वो शाहजहां के शासनकाल में जो हैं दी गई थी। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के दौरान दक्कन और गुजरात में 1630 से 1632 के मध्य भीषण अकाल पड़ा था और इस अकाल में लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। अकाल से पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए शाहजहां ने विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी थी और इस तरह की सुविधा देने वाला शाहजहां पहला मुगल शासक था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुड़ समुद्र या गुड़ समुंदर की पदवी दी थी? तो लाल खां को। किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो शाहजहां के। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां को स्थापत्य कला से विशेष प्रेम था और उसका काल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने दिल्ली और आगरा में अनेक महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया था जो मुगल स्थापत्य कला के वैभव का प्रतीक हैं। इसने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, शीश महल जैसी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इसके अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद और जो है शाहजहां की सबसे विशिष्ट इमारत आगरा में निर्मित ताजमहल है। अगला प्रश्न है, कौन पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित है? तो 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया? तो ये शाहजहां था। दोस्तों, शाहजहां की निष्फल मध्य एशियाई नीति के कारण खजाने का एक बड़ा भाग खर्च किया गया। शाहजहां ने मध्य एशिया यानी बल्ख एवं बदख्शां की अव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन ये अभियान असफल रहा और लगभग 40 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के अधिकार से निकल गया था।
1639 में शाहजहां के कूटनीतिक प्रयास से पुनः मुगलों के अधीन हुआ और 1648-49 में कांधार का किला पुनः मुगलों से छिन गया और कभी भी मुगलों के अधिकार में नहीं आ सका था। और दोस्तों ये था शाहजहां से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न और बनता है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो आप जान लीजिए कि फ्रांसीसी यात्री बर्नियर शाहजहां के काल में भारत आया था। वो पेशे से एक चिकित्सक था। उसकी पुस्तक का नाम ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर है। उसने काशी की तुलना एथेंस से की है और काशी को भारत का एथेंस कहा है। और आप जानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने सिजदा प्रथा या सिजदा रिवाज को समाप्त किया था। आइए अब औरंगजेब पर आते हैं। अगला जो बादशाह था भारत का, तो औरंगजेब से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था और इसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान में हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था और आप जान लीजिए कि 18 मई 1637 को फारस घराने की दिलराश बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था और आगरा पर कब्जा करके जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से करवाया और देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर उसके सरल स्वभाव के कारण कहा जाता था, क्योंकि वो जो है औरंगजेब ने दोस्तों उसका सात्विक जीवन जो है अपने पूर्ववर्ती बादशाहों के विपरीत वो आडंबर और तामझाम उसको पसंद नहीं था। उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत सात्विक था। उसकी ख्याति एक कट्टरपंथी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में थी, इसलिए उसे जिंदा पीर या जिंदा संत कहा गया है। दोस्तों औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया था और आप जान लीजिए कि इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवाई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरे का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब के समय में हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजाराम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए थे। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजाराम के नेतृत्व में पुनः जो है विद्रोह कर दिया था। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता और राजाराम के भतीजे चूरामन ने डाली थी। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे, जो कि अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में बहुत अधिक थे। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। दोस्तों औरंगजेब का पुत्र अकबर जो था उसने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था और औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था और इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, इन सब को पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगाई थी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थीं और औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था और इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। इसे खुलदाबाद में, जो अब रोजा कहलाता है, वहाँ पर दफनाया गया और औरंगजेब के समय मुगल जो है साम्राज्य में सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब ने दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम के देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य माना था।
और फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर जो है वो औरंगजेब के चिकित्सक थे। आइए औरंगजेब से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अब देख लेते हैं। देखिए, फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? तो ये औरंगजेब की आज्ञा से। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार किया था वे किसके अनुयायी थे? तो वो रविदास के अनुयायी थे। मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो औरंगजेब दोस्तों स्वयं बीड़ा बजाने का शौकीन था और वो बीड़ा बजाने में दक्ष भी था। इसके अलावा आप देख लीजिए कि औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगाई, लेकिन उसी के शासनकाल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई थीं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। अब आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका खुर्रम का विद्रोह, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध और खुसरो का विद्रोह है। इनको आपको एक क्रम से व्यवस्थित करना है कि ये कब कब हुए थे। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले चौसा का युद्ध, फिर खुसरो का विद्रोह, उसके बाद खुर्रम का विद्रोह और सबसे लास्ट में धर्मत का युद्ध है। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो औरंगजेब ने। और दारा शिकोह को मुलहिद किसने कहा था? औरंगजेब ने दोस्तों दारा शिकोह को मुलहिद की उपाधि दी थी। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब ने अपनी बेगम के जो है स्मरण में बनवाया था, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसको दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब के शासनकाल से। और आप देखिए, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की मुगल पदवी दी गई थी। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर की थी? तो औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, मदन्ना और अखन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे? तो ये गोलकुंडा में। दोस्तों, मदन्ना और अखन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। अगला प्रश्न है, छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। एक सुमेलन करना है, धर्मत का युद्ध। तो दोस्तों, धर्मत का युद्ध जो है ये आप जान लीजिए, धर्मत या धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से क्यों पुकारते थे? इसका कारण क्या था? तो अपने सात्विक जीवन के कारण, आप देख लीजिए कि अपने सात्विक जीवन के कारण मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे। औरंगजेब द्वारा किस दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो ये था गोलकुंडा। दोस्तों, गोलकुंडा जो था इसको औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और अगला प्रश्न है, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो ये थे मीर जुमला एवं शाइस्ता खां। अगला प्रश्न है, निकोलो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, ये कहाँ का निवासी था? तो ये वेनिस यानी इटली का निवासी था। तो याद रखिएगा दोस्तों। हाँ, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निकोली मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है वो वेनिस का निवासी था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था? तो औरंगजेब के पहले अकबर ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? ये आपके लिए प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था और आप जानते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में उसकी दक्षिण नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। 1681 में शाहजादा अकबर के विद्रोह को दबाने के लिए वो दक्षिण पहुंचा, जो उसके लिए कब्रिस्तान बन गया।
अपने शासन के 50 वर्षों के अंतिम 26 वर्ष उसने दक्षिण में व्यतीत किया। एक इतिहासकार के शब्दों में, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। कौन एक फ्रांसीसी यात्री था? तो बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो औरंगजेब का साम्राज्य सबसे बड़ा था मुगल काल में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था और सबसे लंबे समय तक इसने शासन भी किया था। स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलो मनुची कहाँ का निवासी था? तो ये वेनिस का निवासी था। अगला प्रश्न है, राजपूत या हिंदू मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में। और देखिए, विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ था? तो ये औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो जाट नेता चूड़ामन ने। दोस्तों, चूड़ामन ने जो है भरतपुर, जो राजस्थान है, वहाँ पर भरतपुर की स्थापना की थी। और आप जानते हैं कि चूड़ामन जो है जाट नेता राजा राम का भतीजा था। अगला प्रश्न है, जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? औरंगजेब ने। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो आप जानते हैं औरंगजेब का। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ और उसका दूसरा राज्याभिषेक खजवा और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में 15 जून 1659 को हुआ था। और अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण करके वो मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। अगला प्रश्न है, एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी, उसका नाम क्या था? तो ये था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, शाइस्ता खान ने अपना अंगूठा कहाँ पर खोया था? तो ये लाल महल में जो है शाइस्ता खान ने अपना अंगूठा खोया था। अगला प्रश्न है, किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से हुआ था? तो खुसरो, जहांगीर और शाहजहां का जन्म राजपूत माँ के गर्भ से हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? तो उत्तर है 1679, 1679 में दोस्तों औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगा दिया था। अगला प्रश्न है कि राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? तो शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य स्थित था और वहीं उनका परिवार और खजाना रखा था, इसलिए राजा जयसिंह ने पुरंदर दुर्ग की घेराबंदी की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जान लीजिए कि जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। अब आइए दोस्तों, औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल शासकों के बारे में जान लेते हैं। 1707 से 1858 ईस्वी तक जो मुगल सम्राटों का जो एक शासन चला। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम हुआ था। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। और अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया था? तो मुर्शीद कुली खां। याद रखिएगा दोस्तों, मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में जो है मुगल साम्राज्य से बंगाल मुक्त हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। अगला प्रश्न है, 1719 में फर्रुखसियर के पदच्युत के पश्चात किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त कर दिया? तो ये तुरानी गुट ने। और अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया था? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मध्यकालीन भारत से संबंधित मुगल काल के भाग 3 को कवर किया और इसमें आपने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे उनको आपने कवर किया।
वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।